भाई, दिल छू लेने वाली कहानी। जिस दिन पिताजी गए उस दिन बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी हमारे साथ रो रहा हो। शमशान घाट से लौटते वक्त राघव ने अपने छोटे भाई अंशुमन का हाथ पकड़ रखा था। अंशु की उंगलियां ठंडी पड़ गई थी और आंखें सूख चुकी थी। इतना रोया था वो कि अब आंसू ही नहीं बचे थे। भैया, अब क्या होगा? अंशु की आवाज बारिश की बूंदों में कहीं दब सी गई थी। राघव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उस वक्त राघव 24 साल का था, अंशु 18 का। अभी कॉलेज शुरू ही हुआ था। पिताजी के जाने के बाद घर में सन्नाटा ऐसा पसरा जैसे दीवारें भी कुछ बोलना भूल गई हो। माँ तो 3 साल पहले ही चल बसी थी। अब तो बस दो जिस्म और एक छत बची थी। रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती। कोई कहता, बेटा अंशु को किसी दुकान पर लगा दो, इतनी बड़ी पढ़ाई करके क्या करेगा। कोई सलाह देता, ये मकान बेचकर कोई छोटी जगह ले लो। राघव ने सबकी बातें सुनी, सिर हिलाया और फिर वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट की नौकरी पकड़ ली। शाम 6 बजे घर से निकलो, सुबह 4 बजे लौटो। आंखें जलती रहती पर हिम्मत नहीं हारी। उन दिनों राघव की शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था। नेहा नई नई दुल्हन थी। उसके सपने थे अपना एक छोटा सा संसार बसाने के। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब राघव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, नेहा ने चाय का कप रखते हुए धीरे से कहा था, सुनिए, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अभी कुछ दिन हम अपना परिवार ना बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। अंशु की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके पैर जम जाए, फिर देखेंगे। राघव के हाथ से चाय की चुस्की लेते हुए कप रुक गया। उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखें झलझला रही थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। राघव ने कप नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कभी ये नहीं कह पाता, इसलिए मैंने खुद कह दिया। नेहा ने आंसू पोंछते और मुस्कुराने की कोशिश की। अंशु, अब हमारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभाने में शर्म नहीं करते। राघव ने उस रात ऑफिस जाते वक्त बाइक पर बैठे बैठे कई बार आंखें पोंछी थी। सड़क की पीली रोशनी में उसे नेहा का चेहरा याद आ रहा था। ऐसी बीवी मिलना किसी तपस्या से कम नहीं होता। समय पंख लगाकर उड़ता है। अंशु का कॉलेज खत्म हुआ, कैंपस प्लेसमेंट में उसका चयन हो गया। बेंगलोर, अच्छी तनख्वाह। जिस दिन अंशु ने ये खबर दी उस दिन राघव देर रात तक सो नहीं पाया। वो बार बार उठकर पिताजी की तस्वीर के सामने जाता और चुपचाप खड़ा रहता। नेहा ने पूछा, नींद नहीं आ रही? पिताजी से कुछ कहना था क्या, कि आपने जो जिम्मेदारी छोड़ी थी वो पूरी हुई? नेहा ने उसकी तरफ देखा। राघव की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी संतुष्टि थी, जैसे किसी किसान ने फसल काट ली हो। जब अंशु बेंगलोर जाने लगा तो राघव ने एक बड़ा फैसला लिया। पिताजी का बनाया हुआ पुराना मकान बेच दिया। वो घर बिकते देख राघव 2 दिन तक ठीक से खाना नहीं खा पाया। उस घर की हर दीवार पर उसकी और अंशु की बचपन की शैतानियाँ लिखी थी। आंगन में पिताजी की कुर्सी के निशान थे। रसोई में माँ के हाथों की बनी रोटियों की खुशबू बसी थी। पर ज़रूरत के आगे भावनाएं हार जाती हैं। मकान बिका। हिस्से में 45 लाख रुपए आए। राघव ने अंशु को फ़ोन लगाया। अंशु, तेरे 22 लाख रुपए हैं। बेंगलोर में फ्लैट ले ले, डाउन पेमेंट में काम आएंगे। पर भैया, आप इतने पैसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मेरे पास तो अब नौकरी है। पागल है क्या? पिताजी की जायदाद पर तेरा भी उतना ही हक है जितना मेरा। और हाँ, मैंने भी नोएडा में एक फ्लैट ले लिया है, 2 कमरे का। छोटा है पर अपना है। फ़ोन के दूसरी तरफ अंशु चुप हो गया। फिर उसकी भारी आवाज़ आई, भैया, मैं आपका कर्ज लौटा नहीं पाऊंगा। लौटाने के लिए थोड़े ही किया है। तू अपना ध्यान रख, बस इतना कर कि दिन में एक बार फ़ोन कर लिया कर। जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ गई। अंशु की शादी हो गई। राधिका भी कामकाजी लड़की थी, पढ़ी लिखी समझदार। शादी में राघव और नेहा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंशु ने मना किया था कि भैया, आप इतना खर्च मत कीजिए। राघव ने कहा था, तेरी शादी है मेरे बच्चे की, मैं ही तो बड़ा हूँ, मेरा हक है ये सब करना। उधर शादी के 7 साल बाद आखिरकार राघव और नेहा के घर गूंज आई। बेटी हुई, नाम रखा आरोही।
जिस दिन आरोही पैदा हुई, राघव हॉस्पिटल के गलियारे में बैठकर फूट फूट कर रोया था। नेहा ने जब बच्ची उसकी गोद में दी तो उसने कहा, देखो भगवान ने हमारे सब्र का फल दे दिया। आरोही जैसे जैसे बड़ी होती गई घर में रौनक लौट आई। अंशु भी साल में 1-2 बार आता। आरोही अपने चाचू से बहुत लाड़ करती। अंशु उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाता। पर कहते हैं ना, जिंदगी में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। ये बात राघव को तब समझ आई जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद उसकी कंपनी ने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। राघव का नंबर भी आ गया। एचआर ने एक लिफाफा पकड़ाया और कहा, सॉरी, हमें कंपनी बचानी है। राघव उस दिन घर लौटा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। नेहा ने कहा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? नौकरी चली गई। नेहा के हाथ से सब्जी काटने वाला चाकू छूटते छूटते बचा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, कुछ और ढूंढ लेंगे। पर ढूंढना इतना आसान नहीं था। राघव की उम्र 45 पार कर चुकी थी। हर इंटरव्यू में एक ही जवाब मिलता, हमें यंग और डायनामिक टीम चाहिए। एक बार तो एक इंटरव्यूअर ने साफ कह दिया, इस उम्र में आप क्या नया सीख पाएंगे? राघव को लगा जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। वो बाहर आकर अपनी पुरानी बाइक पर बैठ गया और देर तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब पिताजी मरते मरते बोले थे, राघव, अंशु को देख लेना। राघव ने अपनी पूरी जवानी अंशु को देखने में लगा दी थी और अब जब उसकी अपनी बेटी को देखने की बारी थी तो उसके हाथ खाली थे। पहले साल एफडी टूटी, दूसरे साल नेहा के गहने गिरवी रखे, तीसरे साल हालत ये हो गई कि आरोही की स्कूल फीस का नोटिस आ गया। रसोई में 3-3 दिन तक वही सब्जी बनती। राघव ने चाय पीना छोड़ दिया था क्योंकि दूध और चीनी का खर्च बचाना था। एक रात जब आरोही सो गई, नेहा ने धीमी आवाज में कहा, सुनिए, अंशु से बात कर ले, वो आपका छोटा भाई है, एक बार बता तो दे। राघव चारपाई पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। पंखा धीमी गति से घूम रहा था। गर्मी थी पर एसी चलाने के पैसे नहीं थे। नेहा, अंशु का अपना घर है, अपनी पत्नी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, मैं उस पर बोझ नहीं बन सकता। बोझ? वो आपका भाई है, आपने उसे पाला है, ये बोझ नहीं होता, ये रिश्ता होता है। रिश्ता तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसमें लेन देन ना आए। मैं नहीं चाहता कि अंशु मुझे किसी मजबूर आदमी की तरह देखे। मैंने हमेशा उसे दिया है, अब उससे मांग नहीं सकता। राघव की आवाज़ भारी हो गई, तुम नहीं समझोगे। जो इंसान कभी तुम्हारे सामने हाथ फैलाए, उसकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत कभी वैसी नहीं रहती। नेहा चुप हो गई। वो राघव को समझती थी, उसका स्वाभिमान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी और अब वही स्वाभिमान उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगली सुबह नेहा ने देखा कि राघव के तकिए पर नमी के धब्बे थे। रात में वो चुपके से रोया था। फिर वो फोन आया। रविवार की सुबह थी। राघव बालकनी में बैठकर अखबार देख रहा था। अखबार में नौकरी के विज्ञापन वाला पन्ना उसने कई बार पलटा था, हर बार उम्मीद और हर बार निराशा। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अंशु। हाँ अंशु, कैसा है भैया? भैया सुनो, बड़ी खबर है। अंशु की आवाज़ में उत्साह साफ झलक रहा था। मैंने जॉब चेंज कर ली है, अंदाज़ा लगाओ कहाँ? कहाँ? नोएडा सेक्टर 62 में। बहुत बड़ी कंपनी है, पैकेज भी शानदार है। अब मैं बेंगलोर छोड़ रहा हूँ, वहाँ का फ्लैट बेच रहा हूँ। सोचा आपके आसपास ही कोई अच्छा फ्लैट देख लीजिए। आप ही तो कहते कि घर पास होना चाहिए। राघव के हाथ से अखबार छूट गया। उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। हाँ हाँ ठीक है, तू आ जा, देख लेंगे। फोन रखकर राघव बहुत देर तक बालकनी में खड़ा रहा। नेहा अंदर से सब सुन रही थी। वो बाहर आई और बोली, भगवान ने सुन ली हमारी। अब हमारा फ्लैट अंशु को ही दे दीजिए। ये 1 करोड़ का है, आधे पैसे लेकर हम छोटी सी जगह ले लेंगे और बाकी पैसों से अपना कोई काम शुरू कर लीजिए। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारा मतलब है अपना ही फ्लैट? हाँ, इससे कम से कम घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी। किसी अनजान आदमी को बेचने से तो अच्छा है और अंशु को भी फायदा होगा। उसे ब्रोकर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राघव ने सोचा, बात ठीक है। उसने अंशु को फ़ोन करके कहा, एक फ्लैट देख लिया है, तू आजा देख ले। अगले हफ्ते अंशु और राधिका आए। बड़ी गाड़ी से उतरे। अंशु के हाथ में आरोही के लिए बड़ा सा खिलौना था। राधिका ने नेहा के लिए साड़ी लाई थी। आरोही खिलौना देखकर पागल हुई जा रही थी। चाचू चाचू, ये मेरे लिए है? हाँ गुड़िया, तेरे लिए ही है।
थोड़ी देर बातचीत के बाद अंशु बोला, अच्छा भैया अब वो फ्लैट दिखाइए जो आपने देखा है। ब्रोकर ने कहाँ बताया है। राघव चुपचाप उठा। नेहा ने उसे देखा, उसकी आंखों में सवाल था पर उसने कुछ नहीं कहा। राघव बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर शाम ढल रही थी, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बिना मुड़े बोला, देखना क्या अंशु, यही तो है। अंशु हंसा, क्या मतलब? मतलब ये कि जो फ्लैट में बेचना चाहता हूँ वो यही है, मेरा अपना फ्लैट। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंखे की घर घर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अंशु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राधिका ने सहम कर नेहा की तरफ देखा। क्या बोल रहे हैं भैया? अंशु की आवाज़ धीमी पड़ गई थी। राघव ने पलट कर देखा। उसकी आंखें लाल थी पर आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शून्यता थी। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया, नौकरी जाना, पैसे खत्म होना, आरोही की फीस का नोटिस, नेहा के गहने गिरवी रखना, सब कुछ। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बैठने लगी। हमने सोचा तुझे ये फ्लैट बेच दे, तुझे भी जगह चाहिए, हमें भी पैसे चाहिए, घर घर में रहेगा। और हाँ, इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। तू पूरे पैसे मत दे, आधे दे देना। हम कोई छोटी सी जगह ले लेंगे, बाकी पैसों से मैं कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूँगा। राघव की बात खत्म होते ही अंशु वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए हों। राधिका ने उसे सहारा देने की कोशिश की पर अंशु ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फर्श पर दे मारी। आवाज़ गूंजी। आरोही डर गई और नेहा से लिपट गई। धिक्कार है मुझ पर। अंशु की आवाज़ फूट पड़ी। वो उठा और सीधे राघव के पैरों में गिर गया। उसने राघव के पांव कसकर पकड़ लिए। उठ अंशु, ये क्या कर रहा है? राघव ने उसे उठाने की कोशिश की। नहीं उठूंगा। अंशु रो रखा था, बिलख रहा था, उसकी नाक बह रही थी, आंखें सूज गई थी। आपने आज मुझे सच में माँ बाप दोनों से वंचित कर दिया भैया। मेरा बाप तो बचपन में मर गया था, पर आज आपने मुझे मेरे भाई से भी अलग कर दिया। आपने मुझे ग्राहक बना दिया, खरीदार बना दिया, आपका फ्लैट खरीदने वाला। क्या बन गया मैं? राघव की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसने अंशु को पकड़कर उठाने की कोशिश की। नहीं अंशु, मैं ये नहीं चाहता था। तो क्या चाहते थे? अंशु ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ अब टूट रही थी। कि मैं आराम से बेंगलोर में एसी में बैठा रहूं और आप यहाँ बिना पंखे के गर्मी में काटे। कि मेरी पत्नी मॉल में शॉपिंग करे और भाभी के हाथों की चूड़ियाँ तक गिरवी पड़ जाए। कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ और आप अपनी बेटी की फीस के लिए तड़पें। क्या यही सिखाया था आपने मुझे? राधिका अब तक रो रही थी। वो नेहा के पास गई और उसे गले लगा लिया। भाभी, आपने बताया क्यों नहीं? इतना कुछ सह लिया आपने। नेहा ने जवाब नहीं दिया, वो बस सिसकती रही। अंशु उठा। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा, फिर अपना बैग खोला और चेकबुक निकाली। उसने मेज पर चेक रखा और कलम उठाई। ये फ्लैट आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। उसने चेक भरना शुरू किया। हम आपके साथ रहेंगे, यहीं इसी फ्लैट में। राधिका ने पहले ही कह दिया था कि हमें अलग नहीं रहना, हमें अपने भैया भाभी के पास रहना है। उसने चेक पर हस्ताक्षर किए और राघव की तरफ बढ़ाया। 25 लाख का चेक है, ये आपका है, ना कोई ब्याज ना कोई शर्त। कल से आप अपना काम शुरू कीजिए। आरोही की फीस, घर खर्च सब मैं देखूंगा। पर अंशु, कोई परवर नहीं भैया। अंशु ने राघव के दोनों कंधे पकड़ लिए। उसकी आवाज़ में वो दृढ़ता थी जो सिर्फ अपनों से मिलती है। आप भूल गए आज? मैं नहीं भूला। आपको याद है वो दिन जब पिताजी गए थे, बारिश हो रही थी, आपने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। राघव की आंखें भर आईं। आज मैं वही बात दोहरा रहा हूँ भैया, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस इस बार हाथ मैं पकड़ रहा हूँ। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। राघव की आंखों से आंसू की धार बह निकली। सालों का दबा हुआ तनाव, बेबसी, स्वाभिमान की दीवार सब ढह गए। वो अंशु के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया। नेहा और राधिका भी पास आकर खड़ी हो गई। चारों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़कर अंदर गई और अपने खिलौने वाला रुमाल ले आई। उसने राघव का चेहरा पोंछते हुए कहा, पापा रोते नहीं, चाचू ने मना किया है। ये सुनकर सब हंस पड़े। आंसू अभी भी गालों पर थे पर हंसी भी फूट पड़ी। उस रात देर तक बातें होती रहीं। अंशु ने बताया कि उसने जानबूझकर नोएडा की जॉब ली है। बेंगलोर में अकेला हो गया था भैया,
वहाँ सब कुछ था, बस अपने नहीं थे। राधिका भी कहती थी कि चलो भैया के पास। राघव ने पूछा, तूने पहले बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना चाहता था, पर सरप्राइज तो आपने दे दिया। अंशु मुस्कुराया। अगली सुबह जब राघव उठा तो देखा कि अंशु बालकनी में खड़ा चाय पी रहा है। वो भी चाय लेकर पास आ गया। सामने सूरज उग रहा था, आसमान साफ था। भैया एक बात बताइए। अंशु ने चाय की चुस्की ली। हाँ, इतनी मुसीबत में भी आपने मुझे बताया नहीं, इतना अभिमान क्यों? राघव ने गहरी सांस ली। अभिमान नहीं था अंशु, डर था। डर कि कहीं मेरी मजबूरी तुझे मुझसे दूर ना कर दे। रिश्ते कांच के होते हैं, एक बार टूट जाए तो जुड़ते नहीं। और अब पता चला कि हमारा रिश्ता कांच का नहीं, फौलाद का है। राघव ने अंशु के कंधे पर हाथ रखा, जिसे मैंने खुद गढ़ा। अंशु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुराया और चाय पीता रहा। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी रोशनी दोनों भाइयों के चेहरे पर पड़ रही थी। अंदर से आरोही की हंसी की आवाज़ आ रही थी। नेहा और राधिका नाश्ता बना रही थी। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी, शायद पहले से बेहतर, क्योंकि अब राघव अकेला नहीं था। उसकी छाँव में अब अंशु भी खड़ा था, और ये छाँव किसी फ्लैट की नहीं थी, रिश्ते की थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।